सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 7 देख रहे हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जब मुद्रण शुरू हुआ या कहें प्रिंटिंग शुरू हो गई तो उसका असर क्या हुआ। जैसे मैंने बताया, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, जब कोई चीज बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ऐसे चेंज होती है जिससे एक रेवोल्यूशन की एक सुगंध आती है, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो मुद्रण में भी क्रांति हो गई थी। कहाँ शुरुआत में एक वुड ब्लॉक से लिखा जाता था, फिर इसको बकायदा एक तकनीकी तौर पे एक नया रूप दिया गया, आयाम दिया गया। तो कैसे जिंदगी बदल रही थी, सूचना भी, ज्ञान भी, सत्ता, संस्था, इन सब के रिलेशनशिप कैसे बने। तो एक नया पाठक वर्ग आ गया था, और नया पाठक वर्ग कौन कौन सा था कि जब छापे खाने बन गए, यानी कि अब किताबें छपनी शुरू हुई, तो जैसी किताबें छपनी शुरू हुई तो कीमत गिरी, क्योंकि जब हाथ से लिखा जाता था और उसको केवल अमीर लोग, कुलीन लोग इस्तेमाल कर पाते थे, वो कम हो गया था, मेहनत कम हो गई थी, तो प्रतियां या उसकी कॉपी, जो बुक की या कहे कोई भी चीज जो छप रही है उसकी प्रतियां ज्यादा छपने लगी। अब बाजार में बहुत सारी किताबें आ गई। जैसी आप चीजें सस्ती कर देते हैं और लोगों का उसकी तरफ ध्यान जाता है, आकर्षण का केंद्र होता है वो, तो पाठक वर्ग भी बढ़ता है। यानी कि अब जैसे सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड, ये कहें कि कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। तो अब पढ़ने की, लोगों की एक नई संस्कृति उनमें डेवलप हुई, पढ़ने की। इससे पहले लोग केवल मौखिक संसार में जीते थे, यानी कि बोल चाल करके कोई उन्हें सुनाता था और वो सुनते थे, या वो बोलते थे, लोग सुनते थे। लेकिन अब क्या है कि अब किताब जब आ गई तो किताब से पढ़कर वो उसको रिलेट करते हैं आप आपस में, मतलब उसको पढ़ सकते थे, और ये सभी तबकों में पहुंच रही थी। ये हर एक तबके में किताब पहुंच सकती थी। और पहले जो जनता श्रोता थी, जो सुनने वाली थी, सुन के चीजें वो जज्ब करती थी या समझती थी, अब उसके सामने किताब आ गई थी। तो ये जो पाठक जनता है, ये श्रोता जनता जो थी, जो सुनने वाली जनता थी, अब वो क्या जनता बन गई थी, वो पढ़ने वाली जनता बन गई थी। संक्रमण मतलब होता है एपिडेमिक। अब जब किसी चीज का चस्का लग जाता है, जैसे मान लीजिए फेसबुक आया था तो सारे के सारे लोग फेसबुक करने लगे और कुछ सबने छोड़ दिया। ऐसे ही उसके बाद इंस्टाग्राम आया तो सबने इंस्टाग्राम करना शुरू कर दिया, यानी कि एक संक्रमण है। तो बात ये थी उस समय की किताबें कौन पढ़ सकता था। किताबें तो वही पढ़ सकते थे जो साक्षर हो, यानी कि जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो। लेकिन उस समय साक्षरता उतनी ज्यादा तो थी नहीं। तो अब कैसे लोगों को आकर्षित किया जाए किताब पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या किया गया कि जो मुद्रक थे, जो प्रिंटर्स थे, जो जिनके पास ये छापे खाने थे, उन्होंने क्या किया, पब्लिशर्स कह सकते हैं, मुद्रक मतलब पब्लिशर्स, उन्होंने लोकगीत और लोक कथाएं जो लोगों के बड़े करीब हैं उनको छापना शुरू किया। उसमें बाकायदा तस्वीर दी उन्होंने, और तस्वीरों से, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उन तस्वीरों से वो आकर्षित होते थे। और हर जगह, चाहे आप ग्रामीण रूरल इलाके में जो बातचीत हो रही थी, या शहर के जो शराब खाने थे, पब्स थे, वहां पर भी लोग इसको अपनाने लगे। इसमें एक शब्द आया है गाथा गीत, बैलेड। जो लोकगीत होता है उसका ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास हिसाब से बोलना, सुनाया जाना और गाया जाना, जो भी इतिहास में गुजरा है उसे गाथा गीत कहते हैं। कोई गाथा ली जाती है, कोई स्टोरी ली जाती है, उसको गा के सुनाया जाता है। ऐसे ही शराब घर शब्द आया है, टैवन जिसे कहते हैं, शराब जहां लोग पीते हैं, खाते हैं, बात करते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझे कि जो श्रोता और पाठक वर्ग है, यानी जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो आपस में मिल गए, क्योंकि चीजें अलग तरीके से पेश की जाने लगी। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। जैसे ही छापे खाने या छापे खानों का विस्तार हुआ, प्रचार प्रसार, बातचीत, या ये कहें आइडियाज इधर उधर गए, अब जो सत्ता वाले लोग थे वो ये देख रहे थे कि जो उनके साथ असहमत लोग हैं वो भी अपने विचार प्रकट कर सकते थे, यानी कि वो अपने संदेश दे सकते थे। जो सत्ता में नहीं है, जो क्रिटिसिज्म वाले हैं या कहें कि विपक्ष वाले हैं, वो अपनी बात भी रख सकते थे। तो अब जब
एक पक्ष बोलता है और दूसरा पक्ष नहीं बोलता, लेकिन जब दोनों पक्ष बोलते हैं तब चीजें चेंज होती। किताब जो बन रही थी या मुद्रण हो रहा था, इससे सब लोग खुश नहीं थे। कई लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कई लोगों के मन में डर था। क्यों? क्योंकि जो किताबें आ रही हैं, जो प्रिंट मटेरियल आ रहा है, वो आम लोग के जहन या दिमाग पे क्या असर करने वाला है। अगर ये जो पढ़ रहे हैं लोग और उन्होंने कुछ ऐसे इस तरीके से लिया कि वो बागी हो जाएं, उनके विचार धर्म से दूर हो जाएं, तो क्या होगा। खास तौर पे जो मूल्यवान साहित्य है, जो मूल्यवान साहित्य है वो तो नष्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अब क्योंकि बहुत सारी चीज आने लगी थी ना, बहुत सारी प्रिंटिंग होने लगी थी। खास तौर पे जो धर्मगुरु थे और जो रूलर्स थे, सम्राट, उन्होंने ये कहा कि ये जो नया प्रसार हो रहा है, नया मुद्रण हो रहा है साहित्य, ये ठीक नहीं है। ये इसकी आलोचना हुई। तो धर्म के आधार पे कैसे चीजें हुई इसको समझिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म में जो दो धड़े बने थे, पहले क्या था कि ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक, ये दोनों साथ चलते थे। लेकिन 1054 एडी के बाद, क्योंकि इस समय आ गए थे मार्टिन लूथर जो है, कैथोलिक चर्च की जो चीजें थी, या ये कहें कि उनकी जितनी भी रीतियां थी, उनको वो कुरीतियां कुछ उसमें से मानते थे और उसके क्रिटिसिज्म करते थे। तो उन्होंने जो कैथोलिक धर्म है उसकी जो कुरीतियां हैं, जो उसमें उनको गलत चीजें लगती थी, उनकी 95 स्थापनाएं लिखी, यानी आप मान लीजिए 95 किताबें लिखी। अब इन्होंने क्या किया, हर गिरजाघर में जाके, विटनबर्ग जहां से बात ये शुरू हुई, विटनबर्ग के हर गिरजाघर में जाके इन्होंने ये 95 किताब जो थी वो वहां पर एक तरीके से टंगा दी। तो इन्होंने जो मार्टिन लूथर साहब है, इन्होंने जो बहुत सालों से चर्च चला आ रहा था उसको चुनौती दे दी। अब जैसे ही लोगों ने इसको पढ़ा और लोग इससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखने लगे, हाँ ये सही, ये लूथर साहब सही कह रहे हैं, बस इसके बाद क्या हुआ कि जो चर्च है उसका विभाजन हुआ और यहीं से कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो किसी चीज की मतलब किसी चीज के विरुद्ध होते हैं। तो जो धार्मिक कुरीतियां चली आ रही थी मतलब लूथर साहब के हिसाब से, तो वहां से प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। और उसके बाद कुछ ही हफ्तों में जो एक ओल्ड टेस्टामेंट था जो प्रोटेस्टेंट से पहले था, उसके बाद नया टेस्टामेंट आया और नया टेस्टामेंट जो है उसकी 5000 प्रतियां बिक गई और उसके बाद इनको 3 महीने में ही दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। इसका मतलब लोग भरे बैठे थे हाँ कि चर्च की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत लग रही है और लूथर साहब ने इसको लिखित तौर पे लोगों के सामने रख दिया। तो ये लूथर साहब ने जो कहा भी उस समय कि ये जो प्रिंटिंग हो रही है या फिर छापे खाने आ गए हैं, मुद्रण जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। इससे पूरे एक धर्म में एक खलबली मच गई और एक प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, इसको जरा समझिएगा, सवाल में बहुत आता है ये कि 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन हुआ कि जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो मार्टिन लूथर ये प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। और फिर उसके बाद आगे जब प्रोटेस्टेंट बढ़े तो उसमें और सारी ब्रांचेस बनती गई। तो मुद्रण और प्रतिरोध, जो शिक्षित लोग हैं वो, क्योंकि अब साहित्य तो आ गया था, वो धर्म की अलग अलग अवधारणाओं से या कहीं व्याख्याओं से वो परिचित होने लगे। तो 16वीं सदी की इटली के एक किसान, इनको समझिएगा, ये मेनेकियो नाम इनका है, मेनेकियो साहब ने इसको पढ़ना शुरू किया क्योंकि जो किताबें अवेलेबल थी इनको इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अपने आधार पे जो बाइबल है उन्होंने अपने आइडिया जगाने शुरू किए, यानी अपने अर्थ निकालने शुरू किए। तो उन्होंने ईश्वर और सृष्टि के बारे में अपने ऐसे विचार बनाए कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, वो उनसे नाराज हो गए। तो इसके लिए जो धर्म, क्योंकि अब अगर आप अपना अलग धर्म का विचार बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन इसे कहते हैं,
जो धर्म के विद्रोही होते हैं या धर्म के खिलाफ बोलते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उनको ठीक ठाक करने के लिए, समझाने के लिए एक संस्था है। तो जब इंक्विजिशन किया रोमन कैथोलिक चर्च के लोगों ने, तो मेनोकियो साहब को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उनको मौत की सजा दे दी गई। तो फिर उसके बाद इन किताबों पे काफी पाबंदियां लगाई गई और 1558 के बाद जो किताबें आ रही हैं या फिर जिन किताबों पे प्रतिबंध लग चुका है उसकी बाकायदा ये लोग सूची भी रखने लगे। इंक्विजिशन एक शब्द है जो धर्म अदालत से संबंधित है कि अगर कोई धर्म को नहीं फॉलो करता या धर्म के खिलाफ बोलता है तो उनको सजा देना, बेसिकली उनको पहले तो शिनाख्त करना, पता करना, फिर उनको सजा देना। धर्म विरोधी वो है जो चर्च की जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ बात करते हैं या उनके साथ एग्री नहीं करते। ये द मैकबर डॉन्स, इस 16वीं सदी का जो चित्र है इसमें दिखाया गया है छपाई का खौफ, किस तरीके से पेश किया जा रहा था। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि मौत का नाच हो रहा है, मंच इस तरीके से बताया गया कि मुद्रक और उसके जो मजदूर हैं, जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग में काम दे रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, वो नियंत्रण में है। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में, मतलब कंकाल उनसे काम करा रहे हैं। तो ऐसी चीजें पेश की गई ताकि लोग थोड़ा इन सब चीजों से बचे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब चीजें आती हैं और नई चीज आती है, जैसे साइकिल के बाद बाइक्स आई, स्कूटर आए, तो लोग स्कूटर पे पहले स्कूटर खरीदना शुरू कर दिया, फिर बाइक खरीदना शुरू कर दिया, फिर कार करना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों का जुनून इस तरीके से हो जाता है जब नई चीज आती है। तो पढ़ने का भी एक जुनून था, ये इस तरीके से बढ़ा कि लोगों में साक्षरता बढ़ रही थी, लोगों में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा था। बहुत सारे अलग अलग जो संप्रदाय थे, संप्रदाय मतलब कोई एक धर्म का एक उप समूह समझ लीजिए, उन्होंने चर्चों में, गांवों में, चर्च है, जैसे अलग अलग संप्रदाय मैंने कह दिया, प्रोटेस्टेंट हो गए, कैथोलिक हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए, तो इन्होंने गांवों में स्कूल स्थापित किए। तो जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास वाले या लोअर क्लास वाले किसान और कारीगर, ये शिक्षित होने लगे। अब ये समझिए 60 से लेकर 80% 18वीं सदी में लोग साक्षर हो गए थे। बहुत बड़ा नंबर है। अब जैसे ही लोग साक्षर हो गए, बस इनको पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, पढ़ने की इनकी इच्छा पैदा हो गई और इसके लिए और ज्यादा किताबें चाहिए थी। जब किताबें चाहिए तो उनका मुद्रण भी होगा, उनकी पब्लिशिंग भी होगी। तो अलग अलग तरीके के साहित्य आए, मतलब हर एक समूह के लिए साहित्य बनाए जाने लगे। पंचांग क्या होता है, जिसमें चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा, यानी कि जो लाटाएं आती है ना, हाई टाइड, लो टाइड, और जो डेली रूटीन की जो खबरें हैं या फिर कई जानकारी है, वो उसकी जानकारी देने के लिए वार्षिक प्रकाशन जो होता है उसे पंचांग कहते हैं। चैप बुक आएगा। चैप बुक एक ऐसी बुक जिसको पॉकेट में रख सके, इसको, इसलिए इसको गुटका कहते हैं। फेरी वाले इसको बेचते थे और बहुत लोकप्रिय हुआ है। तो एक तो पंचांग हो गया, पंचांग का बहुत ज्यादा मुद्रण हुआ, और उसके बाद चैप बुक को हम इसको पेनी चैप बुक इसलिए कहते थे। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक इसलिए कहते थे क्योंकि ये 1 पैसे की किताब थी, 1 पेनी में आ जाती थी। 1 पेनी यानी जैसे हमारा 1 पैसा होता है, उस तरीके से 1 पैसिया में आ जाती थी। और जो चैप बुक को बेचता था उनको चैपमैन कहते थे। तो इस तरीके से लोग बढ़ने लगे। और फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू इसका चलन था। अब ये क्या चीज होती है, एक सस्ता कागज, उस पर छपाई और उसकी नीला कवर, समझ लीजिए नीली जिल्द, इससे बनी हुई छोटी छोटी किताबें, इनको बिब्लियोथिक ब्लू फ्रांस में कहा जाता। इसके अलावा बहुत 4-5 पेज की कुछ कहानियां, जैसे प्रेम कहानियां हो गई, और थोड़ा इसमें इतिहास भी मिला के लोगों के सामने आने लगा। घटनाएं, खबर जो वहां चल रहा था उस समय, इसमें घटनाएं और खबर बड़े मनोरंजन के साथ लोगों के सामने आने लगी। तो अब लोगों को पता चलने लगा कि क्या हो रहा है, युद्ध कहाँ हो रहा है, व्यापार कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें हो रही थी। अब साइंटिस्ट कैसे दूर रह सकते थे, क्योंकि ये लोग भी तो है, जो चीज हम देख रहे हैं वो तो साइंटिफिक इन्वेंशन है।
तो लोग जैसे आइजैक न्यूटन साहब ने, इन्होंने अपने जितने भी चीजें इन्होंने डेवलप की थी या इन्वेंट किया था, इनको प्रकाशन इनका करना शुरू किया, क्योंकि अगर आपने कोई डेवलप कर लिया है तो बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा। उसके लिए रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाता है, जर्नल्स में एक तरीके से पब्लिश किया जाता है। तो अब थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जेन जॉक, ये आइजैक न्यूटन साहब ने तो अपनी वैज्ञानिक चीजें प्रकाशित की, लेकिन जो दार्शनिक थे जिनका मैंने नाम लिया, थॉमस पेन, वॉल्टेयर और जेन जॉक, इन्होंने भी अपनी काफी किताबें लिखी। और जो इनका, ये समझ लीजिए कि चाहे आइजैक न्यूटन साहब की बात करें तो विज्ञान हो गया, दार्शनिक लोगों की बात करें तो तर्क, विवेकवाद, ये चीजें आप लोगों में, या कहें ये साहित्य लोगों में लोकप्रिय हुआ। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, अब किताब आ गई थी, लोग किताब पढ़ रहे थे, लोगों के विचार बदल रहे थे। लोगों का यह मानना था कि किताबें वाकई में दुनिया को बदल सकती हैं। वो जो भी निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता थी, इसका मतलब वो लोग जो इतने सालों से हम पे राज कर रहे थे निरंकुश थे, यानी निरंकुश मतलब होता है राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसपे एक ही आदमी के पास सारा पावर होता है, शक्ति होती है, उस पर कोई भी कानूनी पाबंदी नहीं लगी होती, ना ही कोई संवैधानिक उनके ऊपर पाबंदी लगी होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कई लोगों का ये मानना था कि ये जो किताबें आई है ना, अब ये जितने भी राज सत्ता वाले, इनको ये उखाड़ फेंकेगी। तो 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सिये साहब ने कहा था कि छापा खाना प्रगति यानी पब्लिशिंग या पब्लिशर्स, मुद्रण, एक ऐसा औजार, ऐसा जबरदस्त ताकतवर औजार है जिससे जो निरंकुशवाद चल रहा है सालों से, रूलर्स चल रहे हैं, एम्परर्स चल रहे हैं, इन सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये इन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि देखो, निरंकुशवादी शासकों, मतलब अपने राजाओं को ये कह रहे थे, अब आपके कांपने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो लेखक की कलम है जिससे वो लेखन करता है, उसके आगे आपके अच्छे अच्छे औजार काम नहीं करेंगे, अब आपकी जड़ें हिल जाएगी। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। देखें, ये एक सवाल मैं पेश करूंगा, उसके फिर हम जवाब के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें। ये जो मुद्रण संस्कृति थी, जब छापे खाने बनने लगे और पब्लिशिंग होने लगी, तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए क्या इस मुद्रण संस्कृति ने कुछ रोल अपनाया, या फिर उसके पीछे क्या ये एक कारण था, क्या इनके बीच में क्या संबंध थे? तो उसको समझने के लिए 3 तरह से हम तर्क इसमें देखेंगे। समझिए, पहला जो तर्क है वो ये है कि छपाई से के चलते जब छपाई होने लगी तो जो भी विचार थे वो फैलने लगे, मतलब लोगों के पास जाने लगे। लोगों ने जो पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और जो निरंकुशवाद है वो चला आ रहा था, उसकी आलोचना की, उसकी आलोचना हुई। तो अब हर चीज पे तर्क वितर्क होने लगा, पक्ष विपक्ष, और लोग अपने दिमाग से इस पे सोचने लगे। राइट? जो पहले केवल चर्च और राजा, केवल यही थे सब कुछ, इस चीजों को लोगों ने समझा। वॉल्टेयर, रूसो, जो मैंने जिनका नाम दिया, ये दार्शनिक थे और इनके बहुत सारे पाठक वर्ग बने, मतलब इनको पढ़ने वाले बहुत सारे बने। तो इन्होंने जो बात कही वो लोगों के जहन में आई। अब वो सवाल पूछने लगे और तर्क, लॉजिक से चीजें देखने लगे, दुनिया को देखने लगे। दूसरी बात यह है, पहला तो आप समझ गए कि ये क्या फ्रांसीसी क्रांति का आधार बना, मुद्रण संस्कृति। तो पहला तो आप समझ गए कि दार्शनिकों के विचार पहुंचने लगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया, वाद विवाद, जब छपाई आ गई तो लोग अपनी बातें कहने के लिए उनके पास एक कंटेंट था, तो जो सिलसिला शुरू हुआ कि एक बहस छिड़ सकती है, तर्क अगर आप करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ये हो सकता है कि जो धर्म और आस्था है उसके सामने सवाल उठाए जा सके। तो इसी तरीके से एक पब्लिक दुनिया का एक अवधारणा बनी और सामाजिक क्रांति हो, इसके लिए लोगों के दिमाग में विचार आया। तीसरी बात यह है कि जो राजा थे, 1780 के दशक में जो राजशाही चली जा रही थी, इसके लिए लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और कैसे? वो लिखित तौर पे या कार्टून बना के। तो कार्टून और कैरिकेचर जो होते हैं वो ऐसे चित्र होते हैं जिसमें व्यंग होता है। आप किसी चीज का मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन व्यंग कर रहे होते हैं, जैसे गलती को बता रहे होते हैं। तो कार्टून और कैरिकेचर जो थे, उससे ये दिखाया गया कि राजा कैसे भोग विलास में डूबा हुआ है, कैसे मजे कर रहा है,
और बाकी लोग किस तरीके से जी रहे हैं, इनकी हालत क्या है। अब ये जो साहित्य था जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें राजा के प्रति, अगर राजा के प्रति कार्टून कैरिकेचर बनाए और पता चल गया तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये भूमिगत था, भूमिगत घूमने वाला ये साहित्य था, यानी कि अंडरग्राउंड चल रहा था। लेकिन लोग तो इसको पढ़ रहे थे, और जो राजा तंत्र चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, उसके खिलाफ एक तरीके से ये कारगर हुआ, लोगों के दिमाग में आया। तो लोग अलग अलग चीजें पढ़ रहे थे, कहीं वो दार्शनिक वाली चीज पढ़ रहे थे, कहीं अपने तर्क से सोच रहे थे कि हाँ, धर्म और राज के खिलाफ क्या हमारे विचार होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष भी शांत नहीं रहा, यानी अगर आप पक्ष में बोल रहे हो तो विपक्ष भी तो बोलेगा। चर्च और जो राजा थे उन्होंने भी कम काम नहीं किया, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, यानी कि उन्होंने भी ऐसी चीज बनाने की कोशिश की कि जो उसको काउंटर करे। जो दार्शनिक और जो आलोचक थे उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने भी इसी का सहारा लिया, मुद्रण संस्कृति का। ये चित्र जो है फ्रांसीसी क्रांति से पहले, यह कुलीन वर्ग है, यहाँ पर ये देखिए नाच गाना हो रहा है, और जो गरीब वर्ग है, ये आम जनता, ये पिस रही। ऐसे जो कार्टून है वो उसके जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके पहले एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि अगर ऐसा कोई देखेगा तो उसके दिल में गुस्सा आएगा, उसके दिल में एक विचार जरूर आएगा कि देखो ये तो मजे कर रहे हैं और हम लोगों की हालत खराब है। उन्नीसवीं सदी, इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।